तो सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा स्वर के बारे में। स्वर को पूर्ण डिटेल से समझाऊंगा। बने रहे मेरे आगे वीडियो के साथ। क्या होते हैं पूर्ण रूप से समझाऊंगा। भाषा की सबसे छोटी और लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसको और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता वो क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन, आयोगव है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। आयोगव है 2 होते हैं। जो आयोगव है कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है, उनको क्या कहते हैं? आयोगव कहते हैं। इनकी प्रकृति गति अवरोधक जैसी होती है, ठीक है ना। इन तीनों वर्णों की, ठीक है, इन तीनों वर्ण के 3 प्रकार बताए हैं: स्वर, व्यंजन, आयोगव है। इनकी प्रकृति क्या होती है? अवरोधक जैसी होती है। स्वर क्या होते हैं सबसे पहले समझते हैं, ठीक है ना। वर्णों के प्रकार में सबसे पहले स्वर को समझते हैं। स्वर क्या होता है? वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, अथवा वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह स्वर कहलाते हैं। मतलब कि अगर मुंह के अंदर किसी भाग को बिना टच किए, बिना किसी अवरोध के डायरेक्ट हवा मुंह से बाहर निकले बिना टच किए उच्चारण करते समय, वो कौन से होते हैं? वो स्वर होते हैं। जिसके मतलब किसी की सहायता नहीं लेनी पड़े, स्वतंत्र वर्ण हो, वो कौन से होते हैं? स्वर होते हैं, ठीक है ना। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, ऊपर बताया था मैंने। और कौन कौन से हैं? जैसे देखो, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण देखो स्वरों का। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण है, स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधियक्षर स्वर, ठीक है ना। पहला देखो मूल स्वर क्या है। मूल स्वर 4 होते हैं, जो मतलब बने होते हैं ऑटो, मतलब उसका कोई विभाजन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। वो उत्पत्ति हुई है। जैसे मतलब कोई चीज़ बनाते हैं तो ये पार्ट है रबड़, किसी चीज़ से मिलकर बनता है, लेकिन कोई चीज़ ऑटोमेटिक है, किसी चीज़ की बनने में किसी चीज़ की सहायता ना लेनी पड़े, वो मूल स्वर। मतलब कितने हैं? 4। वे स्वर जिनकी प्रकृति से स्वतंत्र होते हैं मूल स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। प्रकृति से स्वतंत्र मतलब किसी चीज़ की सहायता न लेकर बने हुए हैं। ए, ई, उ, री 4 स्वर है, मूल स्वर, ठीक है ना। आगे देखो संधि स्वर और संध्यक्षर स्वर। संधि स्वर और संध्यक्षर स्वर एक ही होते हैं। इनकी संख्या होती है 7। 4 वो हो गए मूल स्वर, और संधि स्वर और संध्यक्षर स्वर कितने होते हैं? 7। 2 स्वरों के मेल से बने स्वर संधि स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। 2 स्वर मतलब ए प्लस ए बराबर आ हो गया। हिंदी में इस प्लस को धन बोलते हैं। ए धन ए बराबर आ, यानी 2 स्वर मिलके एक स्वर की मतलब उत्पत्ति या निर्माण हुआ है एक स्वर का। तो 2 स्वरों के मेल से बने स्वर को संधि स्वर कहते हैं, ठीक है ना, या संध्यक्षर स्वर कहते हैं। संधि स्वर के भी 2 भेद यानी उपभेद होते हैं: दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। जिसमें पहले दीर्घ संधि स्वर समझो। दीर्घ संधि स्वर तीन स्वर होते हैं। 2 समान स्वरों के मेल से बने संधि स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, यानी 2 समान स्वर से मिलकर जो बनता है वो उत्पत्ति होती है नए स्वर की, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखो संयुक्त संधि स्वर क्या होते हैं। संयुक्त संधि स्वर 4 होते हैं, ठीक है ना। 2 असमान स्वरों के मेल से बने स्वर संयुक्त संधि स्वर कहलाते हैं। अगर ए आ धन ई आए तो बराबर ए बनेगा, ठीक है ना। ए आ धन ए आएगा बराबर आई बनेगा, ठीक है ना। ए आ धन उ आएगा तो ओ बनेगा। ए आ धन ओ आएगा ना कि औ बराबर औ बनेगा, ठीक है ना। अगर अलग अलग स्वर मिलकर नए स्वर का निर्माण करते हैं वो कौन से स्वर होंगे? संयुक्त संधि स्वर होंगे। अगर समान स्वर मिलकर नया स्वर की उत्पत्ति होती है या निर्माण होता है वो कौन से होंगे? दीर्घ संधि स्वर, ठीक है ना। दीर्घ संधि स्वर पूछ ले कितने होते हैं? 7। संयुक्त संधि स्वर कितने होते हैं? 4। अगर ये दोनों मिलाकर पूछ ले कि संधि स्वर कितने होते हैं तो 7। संधि स्वर के भेद कितने हैं? 2। मूल स्वर कितने हैं? 4, ठीक है ना। अब आगे देखो, पीछे हमने उत्पत्ति के आधार पर देखा था, अब हम उच्चारण के आधार पर देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार के भेद होते हैं, ठीक है ना। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर क्या होता है? देखो,
ह्रस्व स्वर है वो 4 होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ए, ई, उ, री ऐसे बोल सकते हैं। मूल स्वर और ह्रस्व स्वर दोनों एक ही होते हैं, बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। ए, ई, उ, री, ठीक है ना। आगे देखो दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर है 7 होते हैं और संदेक्षर स्वर कितने थे? उत्पत्ति के आधार पर 7 थे। इसमें दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। तो दीर्घ स्वर और संदेक्षर स्वर को बोल सकते हैं, दोनों एक हैं। लेकिन इस दीर्घ स्वर होते क्या है? देखो, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगे, यानी एक में जितना उच्चारण करने में समय लगता है, एक इससे डबल समय लगता है, तो वो दीर्घ स्वर कहलाता है। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, दीर्घ स्वर 7 हैं, वो कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। आगे देखो प्लुत स्वर। उच्चारण के आधार पर तीसरा भेद देखो स्वरों का। प्लुत स्वर यानी उछला हुआ, ठीक है ना, उछला। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता हो, ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगता हो, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे आउ, ईऊ, ये प्लुत स्वर है, उसको ऐसे लिखा जाता है तीसरे ABCD की तरह, ठीक है ना। ये काम कैसे, मतलब प्लुत स्वर का यूज़ कहाँ होता है? इसको काम में कहाँ लिया जाता है? रोने के लिए, जब कोई चिल्लाता है, रोता है, तो उस राग को लंबी खींचने के लिए उस प्लुत स्वर का यूज़ होता है। गाने के लिए, जैसे सारे गामा लंबी खींचनी अपनी आवाज़, तो किसका यूज होता है? प्लुत स्वर का। चिल्लाने, दूर खड़े व्यक्ति को संबोधन देने के लिए प्राय प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखो नोट। मात्रा व वर्तनी में अंतर क्या होता है? उच्चारण में लगने वाले काल मान को मात्रा कहते हैं। उच्चारण, जो हम उच्चारण कर रहा हूँ मैं, जो मात्रा में समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तथा वर्तनी के से तात्पर्य है किसी भाषा के शब्दों को वर्णों में प्रकट करने की क्रिया से है। मात्रा का संबंध उच्चारण से है तथा वर्तनी का संबंध लिपि से है, ठीक है। आगे देखो नासिका के आधार। हम दो आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया है। एक तो पढ़ा है हमने उत्पत्ति के आधार पर, फिर उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से? मूल स्वर और संदेक्षर स्वर। मूल स्वर की कोई प्रकार नहीं है। संदेक्षर स्वर के 2 प्रकार हैं, दीर्घ संदेक्षर स्वर और संयुक्त संधि स्वर। बाद में हमने पढ़ा था उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों को हमने 3 भागों में बांटा गया था। दीर्घ सबसे पहले ह्रस्व, बाद में दीर्घ के बाद में प्लुत, ठीक है ना। ह्रस्व में सबसे कम समय लगता है, ह्रस्व से मतलब दुगना समय लगे वो दीर्घ है, और ह्रस्व से 3 गुना समय लगे वो कौन सा है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कहाँ यूज होता है? रोने, गाने के लिए इत्यादि काम में, किसी मतलब अपनी आवाज़ को लंबा खींचने के लिए प्लुत स्वर का यूज किया जाता है। अब 3 नंबर देखो स्वरों का वर्गीकरण। नासिक के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है ना। नासिक के आधार पर स्वर का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, अनुनासिक और अनुनासिक, ठीक है। यानी अनुनासिक बोल सकते हैं और निरनुनासिक बोल सकते हैं। अनुनासिक या सनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहले नासिका के आधार पर 2 प्रकार के स्वर हैं, जिसमें अनुनासिक और सानुनासिक स्वर को सबसे पहले देखते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख के साथ नासिका विवर यानी छिद्र से बाहर निकलती हो, अनुनासिक कहलाती हैं। मतलब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, मुख से हवा निकलती है उच्चारण के समय, लेकिन नाक के द्वारा भी साथ में हवा निकलती है, वो अनुनासिक या सानुनासिक स्वर बोल सकते हैं। उनको उदाहरण के तौर पर समझ सकते हो कौन से हैं। मतलब चंद्रबिंदु, जिस स्वर, कोई सा भी स्वर हो, उसके ऊपर चंद्रबिंदु लग गया ना, वो अनुनासिक या सानुनासिक होगा। जितने 11 स्वर हैं उसके ऊपर किसी भी चंद्रबिंदु लग गया, अनुनासिक और सानुनासिक एक ही चीज़ होती है, अनुनासिक और सानुनासिक, ठीक है ना। अनुनासिक और निरनुनासिक दोनों एक होती है। ये भी नाम दे सकता है एग्जामिनर और ये भी दे सकता है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है? देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा केवल मुख से ही बाहर निकलती है, अनुनासिक और या निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ये कहना चाहता है कि निरनुनासिक में ये समझाना चाहता है कि अगर हम स्वरों का उच्चारण करते हैं नाक के द्वारा, हमारी क्या है, सांस मतलब हवा नहीं निकलती है, और उच्चारण करते समय केवल मुख के द्वारा हवा निकलती है, तो वो क्या होंगे? निरनुनासिक हो गए। जैसे 11 के 11 स्वर हैं, वो क्या है? निरनुनासिक है। अगर 11 स्वर के ऊपर चंद्रबिंदु लग जाए तो कौन से होंगे? सानुनासिक या अनुनासिक, नहीं अनुनासिक होंगे, ठीक है ना। अनुनासिक मतलब जिसके ऊपर चंद्रबिंदु नहीं है, नाक के द्वारा हवा नहीं निकलती है। अब आगे देखो चौथा प्रकार देखने से पहले देखो अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर देख लो क्या है। अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। आयोग व वर्ण
और स्वतंत्र वर्ण, संज्ञा, नासिक, ये क्या है? अनुस्वार। जैसे पंचम वर्ण हो गया, वो क्या है? अनुस्वार है, ठीक है ना। हर मतलब ठीक है, हड़, ण, ण, न, म, ये क्या है? अनुस्वार है। हर्स्व प्लस अनुस्वार और गुरु मात्रा। और अनुनासिक क्या है? अनुनासिक चंद्रबिंदु बताओ। जैसे स्वर की अवस्था, विशेषण, मुख सहित नासिका, जैसे ऊपर चंद्रबिंदु लग गया, हर्स्व प्लस अनुनासिक बराबर लघु मात्रा, ठीक है ना। ये इसमें गुरु मात्रा थी। एक तौर पे हम समझ सकते हैं, ये आंख शब्द लिखते हैं, आंख, ये क्या है? ये क्या है? अनुनासिक है, ठीक है ना। आंख शब्द क्या हो गया? अनुनासिक। अगर आपको ये लिखे, आपको ये लिखना हो एक दूसरा, अब आपको एक नाम लिखना है, मतलब अनुस्वार में आपको नाम लिखना है, महेंद्र नाम लिखना है आपको। महेंद्र एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक आप ऐसे भी लिख सकते हो इस नाम को, महेंद्र, क्योंकि अगले ये वर्ण है इसके अनुसार क्या होगा? ये अनुस्वार आएगा, ठीक है। महेंद्र हो गया। ये आंख, ऐसे शब्द लिखने हो तो किसका यूज होगा? अनुनासिक का होगा। अगर आपको ऐसे शब्द लिखने हो अनुस्वार में केवल चंद्रबिंदु ना हो तो क्या होगा? अनुस्वार होगा, ठीक है। अब आगे देखो अगला प्रकार, जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर के वर्गीकरण का 3 भेद होते हैं, जे अगर, मध्य और पश्च, ठीक है ना। अगर में कौन कौन से स्वर आएंगे? ई, ए, ऐ। मध्य में ए आएगा, पश्च में शेष स्वर आएंगे, आ, उ, ओ, औ, ठीक है ना। री विशेष स्वर है, जिसकी मतलब कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता, लेकिन विशेष स्वर यह है कि अगर भाग से इसका उच्चारण किया जाता है, री का, ठीक है ना। अगर भाग में मतलब अगर स्वर में स्वरों का वर्गीकरण देखो, अगर स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का अगर भाग अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रहता है उसे क्या कहते हैं? अगर स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए, ऐ, ठीक है ना, अगर स्वर होंगे। मध्य स्वर देखो कौन से होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का मध्य भाग, यानी हम उच्चारण कर रहे हैं, जिन स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं जिसके जीभ का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, सक्रिय रहता है, वो क्या होते हैं? मध्य स्वर होते हैं। मध्य स्वर कौन सा होता है? ए, केवल एक ही होता है, ए मध्य स्वर है वो ए। पश्च स्वर कौन से होते हैं? देखो समझो पश्च स्वर को, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का अंतिम भाग यानी पीछे को ताड़ वगन लो, अंतिम भाग हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रहता है, वह पश्च स्वर कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कौन कौन से स्वर होते हैं? आ होता है, ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ओ, औ होता है, ठीक है ना। ये क्या है? पश्च स्वर। 3 भेद बता दिए जीवा के आधार पर। अगला प्रकार देखो स्वरों का वर्गीकरण। अब देखो अगला प्रकार, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। होठों के आधार पर, इससे पहले हमने देखा था जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 भागों में होता है, ठीक है, वर्तमुखी और अवर्तमुखी। वर्तमुखी को इसके पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं, जिसको हम वर्तमुखी, वर्तुलित, वृत्ताकार स्वर 3 नाम होंगे एक ही, ठीक है ना। ये तीनों नाम आ सकते हैं, वर्तमुखी, वर्तुलिती और वर्ताकार स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ वर्त की भांति गोल हो जाते हैं, वर्तमुखी या वर्ताकार स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से? ऊ, ओ, औ, ठीक है ना। नोट आगत स्वर कौन सा होता है? नोट आगत स्वर औ की वर्तमुखी माना जाता है। मतलब डॉक्टर में ओ लगता है ना, ओ, वो क्या है? वर्तमुखी ही माना जाता है। अवर्तमुखी कौन सा होता है या अवर्ताकार स्वर कौन सा होता है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ वर्ताकार न होकर फैल जाते हैं, अवर्तमुखी स्वर कहलाते हैं। आ, ई, री, ए, ऐ, ठीक है ना। ये स्वर कौन सी होंगे? जिससे मतलब मुंह की ओष्ठ की मतलब होठों की आकृति है वो गोल नहीं रही, वो तो क्या होंगे? अवर्तमुखी। और जिनकी होठों की आकृति गोल रहे उच्चारण करते समय वो होंगे वर्तमुखी। होठों की गोल मतलब उच्चारण करते समय आकृति वो गोल रहती है, वो कौन कौन से स्वर है? ऊ, ओ, औ, ठीक है ना। और डॉक्टर वाला ओ है, औ है, वो ओ है, वो कौन से में? वर्तमुखी में ही आएगा। अवर्तमुखी में जिसमें मतलब ओष्ठ है वो गोल आकृति के नहीं रहते हैं, ई, आ और री, ए, ऐ, ठीक है ना। नोट देखो आगे क्या है? ए का उच्चारण करते समय ओष्ठ प्राय उदासीन रहते हैं, इसे उदासीन स्वर कहते हैं। देखो आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो वर्तमुखी में और अवर्तमुखी में दोनों में मैंने ए का उच्चारण नहीं बताया कौन से होगा ओष्ठ के आधार पर, लेकिन ये ए दोनों न तो वर्तमुखी होता है न अवर्तमुखी होता है, ये होता है उदासीन स्वर, ठीक है ना। जीवा के आधार पर ए का उच्चारण करते समय ओष्ठ प्राय उदासीन रहते हैं, मतलब न तो वर्तमुखी न अवर्तमुखी रहता है, तो उदासीन स्वर कहा जाता है ए को, ठीक है ना, जीवा के आधार पर। आगे देखो स्वर का वर्गीकरण। जाति के वर्ग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं जाति वर्ग के आधार पर, सहजातीय और अजातीय। अजातीय या विजातीय बोल सकते हैं।
सजातीय या स्वर्ण। देखो, जिन स्वरों का उच्चारण स्थान अभ्यंतर यतन के समान हो सजातीय वर्ण कहलाते हैं। अथवा दूसरे, मतलब ये थोड़ी लैंग्वेज हार्ड है, इसको आसान में समझ सकते हैं। जो स्वर मुख के एक ही भाव से बोले जाते हैं वह सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे ए आ, ई ऊ, मतलब देखने में एक सा लगता है, ज़्यादा जोर नहीं आता, एक जैसा भाव आता हो। ए आ, ई ऊ, री, ये संस्कृत में यूज़ होता है। ये री है ना, ये संस्कृत में यूज़ होता है। एक री है, ये हिंदी में यूज़ होता है, ये संस्कृत में यूज़ होता है। नोट ए आई ओ औ परस्पर सहजातीय स्वर नहीं होते, ठीक है ना, नोट करके लिख दो। ये देखने में ऐसे लगते हैं, लेकिन ओ औ और ए आई सहजातीय स्वर नहीं होते। ए आ और ई ऊ और री, ये री है वो केवल संस्कृत में यूज़ होता है। आगे देखो, अभ्यंतर यत्न, वर्ण की उत्पत्ति के समय हम जो प्रयासरत अथवा कोशिश करते हैं अभ्यंतर यत्न कहा जाता है, ठीक है ना। वर्ण की उत्पत्ति के समय हम जो प्रयासरत या कोशिश करते हैं, हम किसी चीज़ को बनाते हैं, उस समय चीज़ के समय मतलब जो बनाने में जो हमारी ऊर्जा लगती है या हम मन से काम करते हैं, उस काम को जो क्रिया की है हमने, उस क्रिया को क्या कहते हैं, अभ्यंतर यत्न कहा है, ठीक है। उसको हिंदी में अभ्यंतर यत्न कहते हैं। विजातीय स्वर देखो क्या है, असमान उच्चारण स्थान वाले स्वरों को परस्पर विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे ए का उच्चारण कर दिया, ए के बाद में ई का कर दिया, ई के बाद में ऊ का कर दिया, तो वह क्या है, विजातीय स्वर है, ठीक है। पीछे मैंने जाति के आधार पर स्वरों को समझा दिया है। अब देखो अगला प्रकार स्वरों का, मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, स्थिल, मध्यम, कठोर। स्थिल या कोमल बोल सकते हैं इसको। दूसरा, स्थिल और कोमल क्या होता है, स्वरों का वर्गीकरण को समझते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख की मांसपेशियों में कम तनाव व कम कसाव रहता है तब स्वरों का उच्चारण स्थिल होता है, ठीक है ना। जिसमें जो बोलने में कम, मांसपेशियों में कम तनाव आए, वो कौन से होते हैं, स्थिल या कोमल स्वर होते हैं। जैसे ए हो गया, छोटी ई हो गया या छोटा ऊ हो गया, इन तीनों में कम तनाव आता है मुख की मांसपेशियों को, ठीक है ना। तो ये कौन से स्वर होंगे, स्थिल या कोमल स्वर बोल सकते हैं इनको। आगे देखो, मध्यम स्वर कौन से थे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख की मांसपेशियों में हल्की दृढ़ता है, मतलब इसकी तुलना में थोड़ा सा मतलब बारीक से ज़्यादा जोर आए, मांसपेशियों को बोलने में तनाव आए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख की मांसपेशियों की हल्का दृढ़ता, तब मध्यम स्वर का उच्चारण होगा। ए और ओ का मतलब मध्यम स्वर के अंदर उच्चारण करते हैं, ठीक है ना। कठोर स्वर में कौन कौन से आते हैं, देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख की मांसपेशियों की अधिक दृढ़ता होती है तब कठोर स्वरों का उच्चारण होता है। कौन कौन से, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए नहीं है, ए तो किस में आएगा, मध्यम स्वर में आएगा। और आई किस में आएगा, कठोर स्वर में, और औ किस में आएगा, कठोर स्वर में। ये हो गया आपके मांसपेशियों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आगे देखो, मुख की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख की स्थिति के आधार पर स्वर है वो 4 प्रकार के होते हैं, सवर्त, अर्ध संवर्त और अर्धविवर्त और विवर्त स्वर, ठीक है ना। 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखो सवर्त स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख अपेक्षा कम मात्रा में खुलता है वह सवर्त स्वर कहलाते हैं। देखो कौन कौन सी है, ई ऊ और री, ये कौन से हैं, सवर्त स्वर है। अर्ध संवर्त स्वर कौन से हैं, देखो, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख संवर्त की अपेक्षा अधिक मात्रा में खुलता हो अर्ध संवर्त कहलाते हैं, ठीक है ना। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख संवर्त की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा अधिक मात्रा में खुलता हो अर्ध संवर्त कहलाते हैं। कौन कौन से होंगे, अर्ध संवर्त, ए और ओ हो गया, ये कौन से हैं, अर्ध संवर्त स्वर है। अर्ध विवर्त स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अर्ध संवर्त यानी इसकी तुलना में स्वरों की अपेक्षा अधिक मात्रा में खुलता हो अर्ध संवर्त कहलाते हैं। ए, आई और औ, ठीक है, ये 3 कौन से होंगे, अर्ध विवर्त स्वर। और विवर्त स्वर कौन कौन से हैं, देखो, विवर्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक मात्रा में खुलता हो वो विवर्त स्वर होता है। कौन सा, आ। और यही हमारा क्या होता है, स्वरों का वर्गीकरण है वो कंप्लीट होता है। आगे बना रहे हैं मेरे व्लॉग के साथ। दोस्तों, स्वर आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं आए हैं तो कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैंने पूरा जोर लगाया समझाने के लिए। और अगले टॉपिक में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगला वीडियो आएगा व्यंजन पर पूर्ण डिटेल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।